नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल संकल्प क्लासेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये पहला टॉपिक आता है राजस्थान हिस्ट्री के। तो आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं इन पर डिस्कस करेंगे और पहली सभ्यता जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस सभ्यता का नाम है बेराट। स्टार्टिंग करते हैं बेराट की सभ्यता से। तो बेराट जो सभ्यता थी उस समय की वो विस्तृत थी जयपुर से लेकर अलवर तक। ये सभ्यता फैली हुई थी। वर्तमान में बेराट जो स्थल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जयपुर में। तो सभ्यता का जो विकास था ये तो जयपुर से अलवर तक था, लेकिन जो बेराट स्थल है वर्तमान में ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सभ्यता जो थी ये स्थित थी बाणगंगा नदी के किनारे। और जो बाणगंगा नदी है इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अर्जुन के द्वारा ही अपनी तीर चला के इस नदी का प्रस्फुटन किया गया था, तो इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बेराट का उल्लेख मिलता है महाभारत में। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में यह लिखा गया है कि जो पांडव थे इन पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है उस अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था वो यहीं पर बिताया था, विराट नगर में, जिसे हम वर्तमान में विराट बोलते हैं। तो पांडवों को 12 साल का तो वनवास मिला था, उस दौरान तो उनको वन में रहना था। और जो 13वां साल था, अगला साल, उसमें उनको छिप के रहना था ताकि कोई उनको पहचान नहीं सके, उसे अज्ञातवास कहा गया। तो जो 13वां साल था वो इन्होंने बेराट में ही व्यतीत किया था। यहां के शासक थे विराट, इनके पास व्यतीत किया था। क्लियर? यहां से एक पहाड़ी मिली है, इस पहाड़ी को बोला जाता है भीम डूंगरी। तो ऐसा मानते हैं कि जो भीम डूंगरी थी यहीं पर निवास था किसका? भीम का। जो भीम थे पांडव में से एक भाई थे भीम, वो इसी भीम डूंगरी पर रहा करते थे। नेक्स्ट चीज, इसके अलावा बेराट से मौर्य काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार से होती है? देखिए, बेराट से मौर्य वंश के जो शासक हैं अशोक, इनका एक लघु शिलालेख ये प्राप्त हुआ है। शिला मतलब चट्टान पे खुदा हुआ, तो लघु शिलालेख है, छोटा शिलालेख। हालांकि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें सबसे लंबा लिखा अभिलेख ये यही है। और ये जो था ये बेराट में स्थित बीजक डूंगरी से मिला था। बेराट जो स्थल है यहां पे एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को बोलते थे बीजक डूंगरी। बीजक इसलिए बोलते थे क्योंकि ये लेख लिखा था, तो इसलिए फिर इन्होंने इसको एक गणित की टर्मिनोलॉजी दे दी, बीजक बोल दिया। तो बीजक डूंगरी से अशोक का ये लघु शिलालेख मिला था। 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बर्ट, तो कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी से ये अभिलेख मिला। इसके बाद इस अभिलेख को इस चट्टान से काटकर एक गांव है भाबरू, इस भाबरू गांव में रखा गया। इसको हम भामरू बोल देते ना, बेसिकली इस गांव का नाम क्या है? भाबरू। तो कुछ दिनों तक इस भाबरू गांव में भी रखा गया, लेकिन फिर बाद में जो पुरातत्व विभाग था उन्होंने आइडिया लगाया कि हो सकता है कुछ ग्रामीण तोड़ फोड़ कर दे या चोरी हो जाए, कुछ भी रहा हो,
इस कुछ दिनों के बाद इस भाबरू गांव से इसको ले गए कहां पर? कलकत्ता। और वर्तमान में ये कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, तो वर्तमान में कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और इसको ले गया था कनिंघम। भाबरू गांव से कलकत्ता कौन ले गया था इसको? कनिंघम ले गया था, ठीक है। पहले इसको बोलते थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अभी बोलते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो जो ये वर्तमान में जो उसका प्रचलित नाम हो गया है वो भाबरू लघु शिलालेख हो गया है। तो जो भाबरू लघु शिलालेख है इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ इसके प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, धम्म मतलब कि धर्म होता है, पाली भाषा का शब्द है, और संघ मतलब कि बौद्ध संघ। तो इनके प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है अशोक ने, और इसमें अशोक ने खुद को मगधाधिराज इस नाम से संबोधित किया है, ठीक है। मगध जो बिहार में था, बिहार को मगध बोलते थे उस समय, तो मगध का अधिराज का है। इसके अलावा इसमें 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है, 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है जिनको पढ़ना बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आवश्यक माना गया है। और ये 7 पुस्तकें कौन कौन सी थी देखिए। ये थी उपतिस्पसिन, अनागत भयानी, विनय कुसुम, इसके अलावा मुनि गाथा, लाघुलोवाद, इसके अलावा मौने सूक्त, और अलिय वसनी। तो ये 7 किताब हैं जिनका नाम लिखा है इस लघु शिलालेख में, जिनको पढ़ना बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आवश्यक बताया गया। एक बार वापस देखिए यहां तक, बेराट की सभ्यता, स्टार्टिंग टॉपिक ले रहे हैं हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं बेराट की सभ्यता से। तो ये सभ्यता जो फैली थी उस समय, ये जयपुर से अलवर तक फैली थी। वर्तमान में बेराट स्थित है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जयपुर। ये सभ्यता जो थी ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित थी, और जो बाणगंगा नदी है इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि अर्जुन ने अपनी तीर के जरिए, अपनी बाण से इस नदी को प्रस्फुटित किया था। महाभारत में उल्लेख हुआ है बेराट का। ये बोला गया कि पांडवों ने अज्ञातवास वाला जो 13वां वर्ष था वो यहीं पर व्यतीत किया था। 12 साल का वनवास था, 13वां वर्ष जो था वो अज्ञातवास था। यहाँ के शासक थे विराट, इनके पास व्यतीत किया। भीम डूंगरी है, ऐसा माना गया कि यहाँ पे भीम का निवास था। और भीम डूंगरी से कार्लाइल, इनको भी अशोक का एक अभिलेख मिला है, ये मैं ऐड कर देता हूं। कार्लाइल को भी भीम डूंगरी से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जनपद काल में था, महाजनपद काल, तो एक बौद्ध ग्रंथ हुआ है अगुंतर निकाय, मैं नीचे लिख देता हूं अगुंतर निकाय। तो इसमें भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी बड़े जनपद, उनका उल्लेख है। और उसी में एक महाजनपद बताया गया है मत्स्य नगर, और इसी मत्स्य नगर की राजधानी थी विराट नगर। इसी विराट नगर को वर्तमान में क्या बोल देते हैं? बेराट। अपभ्रंश भाषा में बेराट बोल दिया गया।
तो अगुंतर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, इसमें भी उल्लेख हुआ है 16 महाजनपद यानी बड़े शहरों का। तो इसमें एक महाजनपद था मत्स्य नगर, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। अशोक का यहां से एक लघु शिलालेख मिला है। इस प्रकार से सबसे लंबा लिखा हुआ अभिलेख अशोक का यही है। विराट में जो बीजक डूंगरी पहाड़ी थी वहां पे मिला था 1837 में कैप्टन बर्ट को। इसके बाद इसको कुछ दिनों के लिए रखा गया भाबरू गांव में, वर्तमान में भामरू बोल देते हैं, बेसिकली नाम भाबरू है। कुछ दिनों के लिए भाबरू गांव में रखा गया, पर बाद में चोरी या बिगड़ जाने के डर के कारण इसको फिर कलकत्ता ले गए थे करिंघम, और कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया, जिसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बोलते हैं वर्तमान में। तो कनिंघम इसको वहां ले गया काट बाद में। तो इस भाबरू लघु शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। तो ये अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव दर्शाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव से संबंधित अभिलेख है, तो भाबरू लघु शिलालेख। इसमें अशोक ने खुद को मगध अधिराज भी कहा है, मगध का शासक भी। वरना अशोक के जो अभिलेख हैं, काफी अभिलेखों में लगभग अशोक को उपाधि दी गई है देवान पिय दस्सी की, ठीक, पर इसमें अशोक ने खुद को मगध अधिराज कहा है। ये 7 पुस्तकें जिनको पढ़ना बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आवश्यक बताया गया है, जैसे कि उपतिस्पसिन, अनागत भयानी, विनयम कुसुम, मुनि गाथा, लाघुलोवाद, मौने सूक्त, अली बसनी। तो ये 7 पुस्तकें हैं जिन 7 पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक बताया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसके नोट्स बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विराट की सभ्यता में ही मौर्य काल के बाद भारत में आया था शुंग काल, ठीक है ना। अंतिम मौर्य शासक था ब्रह्मदत्त, जिसकी हत्या कर दी थी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो मौर्य काल के बाद भारत में जब शुंग काल आया, तो शुंग काल के समय भारत पे एक विदेशी जाति थी हुण, इसका आक्रमण हुआ था। हुण जाति का आक्रमण हुआ था। हुणों के नेता रहे थे मिहिर कुल, इनसे पहले थे तोरमान। तो जब हुणों का आक्रमण हुआ तो बेराट में जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, तो बेराट में बौद्ध भिक्षु रहते थे, इन्होंने अपने समस्त ज्ञान को, जो भी इनको नॉलेज थी, क्योंकि उनको पता था कि हुण हमारी हत्या कर देंगे, तो अपने समस्त ज्ञान को एक गुप्त लिपि के माध्यम से यहां की गुफाओं की दीवारों पर लिख दिया था। जो भी नॉलेज थी इन बौद्ध भिक्षुओं को, उनको यहां की गुफाओं की दीवारों पर लिख दिया, और ये लिपि केवल इनको ही समझ में आती थी, गुप्त लिपि थी। एक प्रकार से हम बोलते ना रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, उस प्रकार की लिपि थी। और इस लिपि को बोला गया है शंख या कुटिल लिपि। तो शंख या कुटिल लिपि ये कहा गया है। इसके अलावा विराट से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क हैं। पंचमार्क का मतलब होता था धातु को पिघलाकर 2 वजन वाले पत्थरों के बीच में या धातु की शिला के बीच में रखकर सिक्के बनाए जाते थे, और इन पर आकृति बनी होती थी पशु पक्षियों की। तो मौर्य काल के जो सिक्के हैं उनको पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है। तो पंचमार्क सिक्के मिले हैं कुल 8, तो बाकी 28 हिंदी वन मुद्राएं हैं, इनकी भी यहां से प्राप्ति हुई है। इसके अलावा विराट से जो चीज मिली है उसमें है स्वास्तिक का चिन्ह। जो स्वास्तिक होता है, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये भी यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, तो इस स्वास्तिक के चिन्ह की प्राप्ति ये भी कहां से हुई है? विराट की सभ्यता से। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट देखिए,
634 ईस्वी में चीन का यात्री था ह्वेनसांग, या इसी को बोल देते हैं युआन च्वांग। तो इसने बेराट की यात्रा की। ह्वेनसांग या युआन च्वांग था, हर्षवर्धन के समय इंडिया आए थे, तो इसने बेराट की यात्रा की थी। इसकी जो बुक का नाम है वो है सी यू की। तो सी यू की का मतलब होता है पश्चिमी देशों की यात्रा, ठीक है ना, ये सी यू की का मतलब होता है। तो इस पुस्तक के अंदर वेनसांग ने लिखा है कि यहां पर 8 बौद्ध स्तूप थे, मौर्य काल में निर्मित रहे होंगे, अशोक के समय। तो ये बताया कि यहां पे 8 बौद्ध स्तूप थे जिन्हें बाद में तोड़ दिया गया। ये लिखा है ह्वेनसांग ने कि 8 बौद्ध स्तूप यहां पे विद्यमान थे जिन स्तूपों को बाद में तोड़ दिया गया। इसके अलावा बेराट का उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा भी किया गया है। दयाराम साहनी है, इनके द्वारा भी बेराट का उत्खनन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के एक शासक हुए राम सिंह द्वितीय, इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। राम सिंह द्वितीय के समय भी इसका खनन हुआ है। 1936-37 में दयाराम साहनी ने भी कराया इसका खनन। इसके अलावा कैलाशनाथ दीक्षित, इनके द्वारा भी बेराट का उत्खनन किया गया है। इसके अलावा के.एन. पुरी साहब हैं, उनके द्वारा भी। तो ये सभ्यता थी बेराट की, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। एक बार मैं आपको पूरी रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप इसको याद कर सकें। तो बेराट की सभ्यता फैली थी जयपुर से अलवर तक। फिलहाल बेराट जो स्थल है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित था। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अर्जुन के द्वारा ही अपनी तीर से इसको प्रस्फुटित किया गया था। और महाभारत में उल्लेख मिलता है किसका? बेराट का। महाभारत में उल्लेख ये मिलता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष ये बेराट के शासक या विराट नगर के शासक थे विराट, उनके पास व्यतीत किया था। भीम डूंगरी है यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम। तो ये माना गया है कि ये भीम का निवास स्थान था। महाजनपद काल में एक महाजनपद था मत्स्य नगर, ये लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। तो अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद लिखे हैं, उसी में एक महाजनपद था मत्स्य नगर जिसकी राजधानी थी विराट नगर। इसी विराट नगर को बोलते हैं बेराट। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है यहाँ से, इसे बीजक डूंगरी से खोजा था 1837 में, 37 में कैप्टन बर्ट ने। फिर इसको कुछ दिनों के लिए काट कर रखा गया, कहां पर? भाबरू गांव में। बाद में इसको कलकत्ता ले जाया गया। फिलहाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में रखा हुआ है। तो इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ इनके प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है। इसके अलावा खुद को मगध अधिराज यानी मगध का शासक कहा है। 7 बौद्ध पुस्तकें जिनका उल्लेख किया है कि इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए भिक्षु और भिक्षुनियों को। और ये पुस्तक जो मैंने आपको बताई थी, अलिय वसनी, अनागत भयानी, उपतिस पसीन, मौने सुक्त, मुनि गाथा, विनम कुसुम, ये जो पुस्तकें थी, लाघुलोवाद, ठीक है ना, मुनि, ये 7 बौद्ध पुस्तकें थी। इनके बारे में लिखा गया है कि इनको पढ़ना चाहिए भिक्षु और भिक्षुनियों को। इसके अलावा मैं एक बात अभी ऐड कर देता हूं, यहां से एक सोने की पेटी मिली है, स्वर्ण मंजूषा। मंजूषा मतलब कि एक प्रकार से जो सोने की छोटी पेटी हो। तो ऐसा माना गया है कि इसके अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था। ये ऐसा मानते हैं कि इसमें महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं उनको रखा गया था। इसके अलावा एक ईंटों का बौद्ध विहार भी मिला है बेराट से, और ये भारत में ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीनतम स्थल भी माना गया है। कभी भी क्वेश्चन आए भारत में ईंटों से निर्मित प्राचीनतम स्थल की प्राप्ति, तो मानते हैं कि ये बेराट वाला जो बौद्ध विहार था इसी को माना गया है, ठीक है। मौर्य काल के बाद, और एक चीज और, भीम डूंगरी से कार्लाइल को भी अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है।
शुंग काल आया। शुंग काल के समय भारत पर विदेशी जाति थी हुण, इसका आक्रमण हुआ। हुणों के नेता थे मिहिर कुल। तो उस समय विराट में जो बौद्ध भिक्षु थे, इन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने समस्त ज्ञान को, जो भी इनको नॉलेज थी, उस समस्त ज्ञान को एक गुप्त लिपि के माध्यम से यहां की गुफाओं की दीवारों पर लिख दिया था। इस गुप्त लिपि को बोला गया शंख या कुटिल लिपि। 36 मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, इनमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं। मौर्यकालीन मुद्राओं को पंचमार्क, या इनको हिंदी में बोलते हैं आहत सिक्के। तो ये आहत सिक्के जो हैं ये भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर? स्वास्तिक का चिन्ह ये भी विराट से मिला है। 634 ईस्वी में आए थे चीन के यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने बताया था कि यहाँ पे 8 बौद्ध स्तूप थे जिनको नष्ट कर दिया गया, और ये लिखा है इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में। 1936-37 में दयाराम सानी ने भी इसका उत्खनन किया। राम सिंह सेकंड के समय भी उत्खनन किया गया था। कैलाश नाथ दीक्षित हैं, पुरी साहब हैं, इनके द्वारा भी बैराट का उत्खनन किया गया। तो ये सभ्यता थी बैराट की। अभी हम पढ़ेंगे कालीबंगा की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है कालीबंगा। ठीक है? तो कालीबंगा की जो सभ्यता थी ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। कालीबंगा जिस समय सभ्यता थी ये सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित था। जो कालीबंगा स्थल है ये सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित था। हालांकि सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में जो घग्गर नदी का पाट है वो इस स्थल के पास पड़ता है। जो घग्गर नदी का पाट है वो इस स्थल के पास में पड़ता है। सबसे पहले इटली के एक विद्वान हुए हैं एलपी टेस्सीटोरी। इनका पूरा नाम है लुइस पियो टेस्सीटोरी। तो सबसे पहले इटली के विद्वान एलपी टेस्सीटोरी ने यह बताया था कि ये जो स्थल है इस स्थल में कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता अवश्य विद्यमान है। ये बताने वाले पहले विद्वान थे एलपी टेस्सीटोरी। ठीक है? एक पुरातत्ववेता हुए हैं अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने बीकानेर में एक स्थल की खोज की, सोथी स्थल, इसकी खोज की। तो सोथी जो है यहां से प्राक हड़प्पा काल की बस्ती मिली। प्राक का मतलब होता है पहले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे भी पहले की बस्ती प्राप्त हुई। कहां से? सोथी से। 1952 की बात है। तो इसी क्रम में फिर अमलानंद घोष जो थे ये चले गए कहां पर? कालीबंगा। इसी क्रम में अमलानंद घोष कालीबंगा चले गए, और अमलानंद घोष ने कालीबंगा का क्या किया? उत्खनन। लेकिन सबसे व्यापक उत्खनन जो है ये 1961-62 के मध्य में ये किया ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। तो कालीबंगा का सबसे व्यापक उत्खनन कार्य है ये डॉक्टर ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा किया गया। अब जब कालीबंगा की खुदाई की गई तो इस प्रकार से लंबवत खुदाई भी की गई। इस प्रकार से तो लंबवत खुदाई की गई तो बस्तियों के कुल कितने स्तर मिले? 5 स्तर। इस प्रकार से बसी थी बस्तियां। इस प्रकार से खुदाई के अंदर बस्तियों के 5 स्तर मिले। एक बस्ती बसी उजड़ी, उसके ऊपर दूसरी बसी, इस प्रकार से। तो ये 2 बस्तियां जो थी ये तो थी प्राक हड़प्पा काल की, यानी हड़प्पा काल से पहले की। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे पहले के समय की कितनी बस्तियां मिली? 2। तीसरे नंबर की जो बस्ती थी ये सिंधु घाटी सभ्यता
या हड़प्पा सभ्यता के समय की थी, और 2 बस्तियां ये उत्तर हड़प्पा कालीन थी। उत्तर हड़प्पा कालीन का मतलब है उत्तर मतलब बाद में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में। तो इस प्रकार से बस्तियों के कुल कितने स्तर मिले दोस्तों? 5 स्तर। 2 स्तर, 2 बस्तियां हड़प्पा सभ्यता से पहले की हैं, 2 ही बस्तियां बाद की हैं। ठीक है। अब जो प्राक हड़प्पा काल की बस्ती है, यहां से हड्डियां मिली हैं किस पशु की? ऊंट की। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई, वरना पहले यह मानते थे कि ऊंट इंडिया में पर्शिया यानी ईरान से आया है, लेकिन यहां से ऊंट की हड्डियां मिली है। इसके अलावा जुता हुआ क्या मिला है? खेत। काफी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के समय का नहीं है, ये हड़प्पा से पहले का है। इसके अलावा ये बस्तियां नष्ट हुई भूकंप से। भूकंप से नष्ट माना गया इन बस्तियों को। तो पूरे विश्व में भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य ये दोस्तों कहां से मिला है? कालीबंगा से। क्लियर ये चीज? उत्तर हड़प्पा काल की जो बस्ती है, यानी हड़प्पा के बाद की बस्ती, यहां से हड्डियां मिली है किस पशु की? घोड़े की। ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखा होता, लोग बताते भी नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। ये ध्यान रखना, घोड़े की हड्डियां जरूर मिली है, लेकिन किस बस्ती से मिली है? उत्तर हड़प्पा काल की। हड़प्पा सभ्यता के समय की नहीं है, उत्तर हड़प्पा काल की बस्ती से हड्डियां मिली है किसकी? घोड़े की। क्लियर? इसको अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वापस सुन लीजिए। सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित था कालीबंगा। वर्तमान में घग्गर नदी का जो पाट है ये इस स्थल के पास है। तो कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को अभी वर्तमान में बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता के समय का एक स्थल है। इटली के विद्वान थे लुइस पियो टेस्सिटोरी। तो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने बुलाया था लुइस पियो टेस्सिटोरी को। तो लुइस पियो टेस्सिटोरी ने बताया था कि ये जो स्थल है कालीबंगा, यहाँ पे कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता अवश्य थी, ये इतना बता दिया था। अमलानंद घोष ने 1952 में बीकानेर में एक स्थान है सोथी, इसकी खोज की। तो सोथी से प्राक हड़प्पा काल की, यानी हड़प्पा से पहले की बस्ती मिली है। ठीक है। और सोथी को वर्तमान में हम एक नाम दे दिया गया है कालीबंगन प्रथम, ये बोलते हैं सोथी को। व्यापक उत्खनन किया इसका अमलानंद घोष ने, फिर अमलानंद घोष कालीबंगा चले गए, उत्खनन भी किया, लेकिन व्यापक उत्खनन जो है ये 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया। अमलानंद घोष ने 1952-53 में किया, लेकिन व्यापक या ज्यादा खुदाई ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने की। तो जब खुदाई की गई तो लंबवत खुदाई की गई, और इस लंबवत खुदाई में बस्तियों के कुल 5 स्तर मिले। इस प्रकार से एक बस्ती बसी, नष्ट हो गई, फिर दूसरी बस गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो तीसरे नंबर की बस्ती तो उस समय की है जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी। 2 बस्तियां पहले थी, 2 ही बस्तियां बाद में थी। तो प्राक हड़प्पा काल की जो बस्ती है, इसी से किस पशु की हड्डियां मिलती हैं? ऊंट की। जुता हुआ खेत मिला है इस प्रकार से। तो चने और सरसों दोनों को एक साथ बोने के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप से नष्ट हो गई थी ये बस्ती। तो पूरे विश्व में भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है, भूकंप तो आए होंगे लेकिन जो साक्ष्य मिलता है बस्ती के नष्ट होने का, वो कालीबंगा से मिलता है। उत्तर हड़प्पा काल की बस्ती से किस पशु की हड्डियां मिली हैं? घोड़े की। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या वास्तव में कालीबंगा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो निश्चित रूप से मिली है। इस चीज को ध्यान रखना, घोड़े की हड्डियां मिली हैं कहां से? कालीबंगा से। अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के समय की जो बस्ती थी। कालीबंगा की वो बस्ती जो हड़प्पा कालीन थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बस्ती थी। तो इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो कालीबंगा की वो बस्ती जो कि हड़प्पा कालीन थी। अब इसमें देखिए, मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं आपको जो नॉर्मली बुक्स में भी आपको कम मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे
जो शहर होते थे उनकी एक सामान्य विशेषता थी, इस प्रकार से बटा होता था। ये तो होती थी बस्ती, इसको बोलते थे दुर्ग। तो दुर्ग हमेशा बस्ती की तुलना में छोटा और एक टीले पर होता था, और इस दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। ये एक सामान्य सी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की, ठीक है, कि दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी बस्ती के भी चारों ओर ईंटों की क्या बनाई गई, दीवार। तो ये एक अलग विशेषता है कालीबंगा की, कि इसका जो बस्ती थी रहने की, आम लोगों की बस्ती, उस बस्ती के भी चारों ओर ईंटों की क्या बनाई गई थी, दीवार। तो ये एक अलग विशेषता थी कालीबंगा की। दूसरी चीज देखिए, कालीबंगा से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कालीबंगा से पैरों से चलने वाली क्या प्राप्त हुई है, चक्की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पैरों को चलाकर एक प्रकार से साइकिल होती है, उस प्रकार की मशीनरी की एक चक्की प्राप्त हुई है। कहां से, कालीबंगा से। ये याद रखिएगा। तांबे की बनी हुई वृषभ जो बैल होते हैं, उसकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी कहां से मिली है, कालीबंगा से। पैरों से चलने वाली चक्की, तांबे की बनी हुई वृषभ यानी बैल की मूर्ति, और बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में, तो वहां की जो मोहरें होती थी, बेलनाकार मोहरें, वो भी प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा कालीबंगा से युगल समाधि मिली है, यानी स्त्री और पुरुष की साथ में क्या मिली है, समाधि। चौपड़ के पासे, जो चौपड़ खेल होता है, उस चौपड़ के खेल के पासे ये भी कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। इसके अलावा टेराकोटा स्लेट, जिसपे हड़प्पा सभ्यता की क्या लिखी हुई है, लिपि। अब टेराकोटा बोलते किसको है, जो चिकनी मिट्टी होती है, इस चिकनी मिट्टी को आग में पकाया जाए, इसे बोलते हैं टेराकोटा। तो चिकनी मिट्टी की प्लेट्स बनाई गई सांचे में, उस पर कुछ ना कुछ अपनी लिपि लिखी, अक्षर कुरेदे गए, और फिर उनको आग में पकाया गया। तो ये चीजें भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यज्ञ वेदी मिली है, और इसमें हड्डियां मिली हैं किस पशु की, हिरण की। यानी उस समय कालीबंगा में किसका प्रश्न रहा होगा, पशु बलि का, पशुओं की बलि दी जाती होगी। तो ये चीज भी मिली है। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं, ये भी प्राप्त हुई है कहां से, कालीबंगा से। 7 अग्नि वेदिकाएं किसी भी धार्मिक प्रयोजन से संबंधित रही होंगी। वापस देखिए, अब डिस्कस कर रहे हैं हम हड़प्पा काल की बस्ती का। तो दुर्ग बनते थे पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में होती थी बस्ती। दुर्ग छोटा होता था बस्ती की तुलना में, इसके चारों ओर ईंटों की दीवार बनाते थे। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें बस्ती के भी चारों ओर ईंटों की क्या है, दीवार है। पैरों से चलने वाली अनाज को पीसने की चक्की, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, नॉर्मल कब मिलेगा बुक्स में आपको। तांबे की बनी हुई वृषभ की मूर्ति मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता थी, दजला और फरात नदियों के किनारे। स्त्री और पुरुष की साथ में समाधि, चौपड़ के पासे मिट्टी की बनी टेराकोटा स्लेट, जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी टेराकोटा स्लेट्स, मतलब कि चिकनी मिट्टी को सांचे में बना के उस पर लिपि लिखी गई, बाद में उसको आग में पकाया गया। तो ये टेराकोटा स्लेट्स मिली है। यज्ञ वेदी में हिरण की हड्डियां, यानी उस समय पशु बलि भी देते थे। 7 मिली है अग्नि वेदिकाएं।
ये चीजें मिली। और देखिए क्या क्या मिला है कालीबंगा से। काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े। तो पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, और काले रंग की मिली है, इसीलिए सभ्यता को, इस स्थल को क्या बोल दिया गया, कालीबंगा। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है इसको कालीबंगा। इसके अलावा देखिए यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा भारत में एकमात्र ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिससे प्राप्त मोहरों पर चित्रण ये मिला है किसका, व्याघ्र का। व्याघ्र यानी कि बाघ। तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर है कालीबंगा जिससे प्राप्त मोहरों पर व्याघ्र यानी बाघ का चित्रण प्राप्त हुआ है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सकें। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। पूर्ण हाथी दांत ये कालीबंगा से मिला है। पूरा का पूरा हाथी का दांत ये हमको प्राप्त हुआ है कहां से, कालीबंगा से। इसके अलावा यहां से एक बालक का कपाल मिला है, सर का हिस्सा, जिसमें 6 छिद्र किए गए थे। हाइड्रोस्प्लोसिस यानी कि जलशीर्ष या मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के लिए। तो इस प्रकार की जो चिकित्सक पद्धति होती है इसे बोलते हैं ट्रेफिनेशन। तो ट्रेफिनेशन का भी साक्ष्य मिला है कहां से, कालीबंगा से। ये चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कालीबंगा से गेहूं की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। गेहूं की 2 किस्में मिली हैं कालीबंगा से, और ये किस्में कौन कौन सी हैं, टिट्रिकम कम्पैक्टकम और टिट्रिकम स्फोरेकोकम। तो गेहूं की ये 2 किस्में प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से, टिट्रिकम कम्पैक्टकम और टिट्रिकम स्फोरेकोकम। और भारत में हरित क्रांति से पहले तक गेहूं की इन 2 किस्मों का ज्यादा प्रचलन रहा था। इसीलिए ऋग्वेद में इस क्षेत्र को बहुधन्यदायक यानी बहुत ज्यादा अनाज देने वाला ये भी इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसके अलावा यहां से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके सिर को अलग भी किया जा सके और जोड़ा भी जा सके। ये चीज देखिए, एक ऐसी मूर्तियां मिली है, काफी बच्चों के खेलने के खिलौने भी मिली है, मानव की मूर्ति भी मिली है, पशुओं की भी, जिनके सिर के हिस्से को हम अलग निकाल सकते हैं, उसको वापस से जोड़ सकते हैं। जैसे आपने वर्तमान में देखा होगा कार के अंदर हम रखते हैं कोई डॉग या कैट, ऐसा खिलौना जो कार चलने पे उसका सिर हिलता रहता है, उसको निकाल लो वापस जोड़ दो। तो ऐसे खिलौने भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के खिलौनों की भी प्राप्ति हुई है कहां से, कालीबंगा से। तो ये कुछ चीजें हैं जो कालीबंगा से हमको प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की क्या बताई, तीसरी राजधानी। कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल था वो बताया है किसको, कालीबंगा को। तो कांसे का दर्पण मिला है, पूरा हाथी दांत, एक बालक का कपाल जिसके अंदर 6 छेद किए गए, हाइड्रोस्प्लोसिस या जलशीर्ष या मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के लिए, ट्रेफिनेशन बोलते हैं साइंस, मेडिकल साइंस को। गेहूं की 2 किस्में,
टिट्रिकम कंपैक्टम, टिट्रिकम स्फोरेकोकम। कुछ इस प्रकार के खिलौने भी मिली है, मूर्तियां भी मिली है, जिनके सिर के हिस्से को अलग करके उसको वापस जोड़ सकें। दशरथ शर्मा जो है इतिहासकार, इन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की क्या बताई है, तीसरी राजधानी। नेक्स्ट देखिए, अब कालीबंगा जो है, यहां के निवासी घर किस प्रकार के बनाते थे? तो घर के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये ईंटें कहलाती हैं सूर्यतापी, क्योंकि केवल सूर्य की रोशनी से ही इनको पकाया गया, वरना ईंटें आग में पकाई जाती हैं भट्टों में, लेकिन इनको केवल सूरज की रोशनी में पकाया गया, इसलिए इन ईंटों को बोला गया है सूर्यतापी, ठीक है। लेकिन जो नालियों का निर्माण किया गया, नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, और इन ईंटों को जल रोधी बनाने के लिए उनमें मिलाया गया बिटुमिनस, जो कोयले का एक प्रकार होता है बिटुमिनस, तो जल रोधी बनाने के लिए बिटुमिनस मिलाया गया। यानी लकड़ी से पहले कोयला बनाया गया, कोयले को पीस के फिर ईंटों के साथ उस मिट्टी को मिक्स करके उन ईंटों को बनाया गया, ताकि वो ईंटें जो है किस प्रकार की बन सके, जल रोधी। इसके अलावा कालीबंगा से लकड़ी की बनी नालियां भी मिली है, तो कहीं कहीं तो पक्की ईंटों की नालियां, फिर कुछ गैप दे दिया गया, फिर लकड़ी की नालियां, यानी एक प्रकार से अपूर्ण नाली व्यवस्था ये प्राप्त हुई है कहां से, कालीबंगा से। एक अपूर्ण नाली व्यवस्था ये कालीबंगा से मिली है, ठीक है ना। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है बनवाली, वहां से तो नालियां मिली नहीं, नाली व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन आए कि अपूर्ण नाली व्यवस्था की प्राप्ति, ये कहां से हुई है, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए, यहां पे इस प्रकार की कुछ कब्रें मिली हैं जो अंडाकार है, और इन अंडाकार कब्रों को दोस्तों चिरायु कब्र कहा गया। अब ये अंडाकार कब्रें होती क्या थी, चिरायु कब्रें, तो शवाधान करते थे तो इस प्रकार से आयताकार गड्ढा खोदकर उसमें शव को रख देते थे। सिर हमेशा इस स्थिति में उत्तर दिशा में होता था, लेकिन कालीबंगा से कब्र मिली है जिसमें सिर दक्षिण दिशा में भी मिला है। एक ध्यान रखना, कालीबंगा से कब्र ऐसी भी मिली है जिसमें सिर दक्षिण दिशा में। तो ये जो आयताकार कब्र होती थी, इनके पास इस प्रकार की अंडाकार कब्र बनाते थे, और इस अंडाकार कब्र में इस मनुष्य की प्रिय वस्तुएं ये रखी जाती थी, जो भी इसको अपने जीवन में प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लो ऑर्नामेंट्स हो गए, आभूषण हो गए, कुछ भी मान लो कपड़े हो गए, उस प्रकार की प्रिय वस्तुओं को रखा जाता था। अब प्रिय वस्तुएं रखते क्यों थे, दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि वो वस्तुएं उसको इतनी प्रिय हों कि जब भी उसका पुनर्जन्म हो वो उन वस्तुओं का उपयोग कर सके। होता है ना, लाइफ में कई बार चीजें इतनी अच्छी लगती हैं कि घर वालों को लगता है कि इसकी चिता के साथ ही दे दो ताकि इसकी आत्मा नहीं भटके। या एक होता है अभिष्ट की आशंका से बचने के लिए, ठीक है, जो अभी आपको बताया कि हो सकता है इतनी प्रिय हो कि अगर हमने उन वस्तुओं को इसके साथ नहीं रखा तो हो सकता है इसकी आत्मा भटके। तो ये बताता है कि कालीबंगा के निवासी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की भी बात करें तो पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। ये भी यहां से प्राप्त हुई है। बच्चों को खेलने की इक्का गाड़ी, जो गांव में चलाते थे एक पहिए वाली गाड़ी, तो वो भी प्राप्त हुई है कालीबंगा से। यानी यहाँ के जो निवासी थे वो आवागमन के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते थे, उनमें बैलों को शायद लगाया जाता होगा। इस प्रकार मानते हैं, विश्वास किया जाता है कि गाड़ियों का प्रयोग करते थे किसके लिए, आवागमन के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं
जो कालीबंगा से हमको प्राप्त हुई है। अब इतना बड़ा शहर था, तो उसका पतन किस कारण से हुआ होगा? तो एक पुरातत्ववेता है डेल्स, इन्होंने मत दिया कि सरस्वती नदी जो है इसके मार्ग परिवर्तन से कालीबंगा का क्या हो गया? पतन। सरस्वती नदी जो थी इसका मार्ग परिवर्तन हो गया, क्योंकि यही इनकी जीवन वाहिनी थी, क्योंकि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही होती थी। तो हो सकता है सरस्वती नदी का भौतिक उच्चावाच के कारण मार्ग परिवर्तित हो गया हो, इस कारण से कालीबंगा का क्या हो गया होगा? पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सभ्यता थी कालीबंगा की, इसके बारे में आज हमने थोड़ा और डिस्कस किया।